सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजशास्त्र में जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको उसके जो उसका जो कंसेप्ट है वो एक सीखने के रूप में है कि ये एक सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है। साथ ही वह समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप क्या है आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, या इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह है एवं जो समाज के मूल्य, जनरीतियाँ, लोकाचार, आदर्श, सामाजिक उद्देश्य उनको सीखता है और आगे वो जीवन में बढ़ता रहता है। तो कहने का मतलब है कि समाजीकरण जो है वो एक व्यक्ति की क्या सीखने की प्रक्रिया है और समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति ताउम्र क्या है समाज में कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण के माध्यम से ही कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अब इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है जैसे सीखने की प्रक्रिया, कि भी समाजीकरण है वो सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना भी समाजीकरण नहीं है, वरन जो उन व्यवहारों को, सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों को समाज द्वारा जो स्वीकृत होते हैं उनको सीखना ही समाजीकरण है। सेकंड है आजन्म प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक टाइम में शुरू होकर और एक टाइम में ख़त्म हो गई। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। थर्ड है समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि समय व स्थान सापेक्ष होती है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। समाजीकरण की अंतर्वस्तु या कंटेंट अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। ठीक है, किंतु वर्तमान में यह व्यवहार क्या है, एक तरह से अपेक्षित नहीं है। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर एक समाज के जो व्यवहार प्रशंसनीय माने जाते हैं वहीं हो सकता है कि वो दूसरे स्थान पर उनको निंदनीय माना जा सकता है। फिर है फोर्थ, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है, एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों, समाज स्वीकृत व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक अभौतिक जो तत्व होते हैं उनको क्या वो आत्मसात करता है या ग्रहण करता है। धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। फिफ्थ है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। तो समाजीकरण के द्वारा क्या है, जो है व्यक्ति जो है या मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य बन पाता है। भाई किस तरह से व्यक्ति को समाज में रहकर चलना है, बोलना है, उठना है, बैठना है, किसी के साथ व्यवहार करना है, ये सब वो समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है। आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वे जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर नेक्स्ट सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज जो होते हैं वो अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में संस्कृति से जो संस्कृति ग्रहण करती है। इस प्रकार हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज जो अपनी निरंतरता कभी बनाए नहीं रख सकता और नई संस्कृति जीवित रह सकती है। तो इस प्रकार समाजीकरण है वो एक आजन्म चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। फिर नेक्स्ट है समाजीकरण के सोपान, या कह सकते हैं कि समाजीकरण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, किन चरणों से होकर समाजीकरण गुजरता है, या विभिन्न स्तर कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो है
मौखिक अवस्था। जन्म के समय क्या है, शिशु जो है प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, पेट भरने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है, सर्दी, गीलेपन, अन्य असुविधाओं से पीड़ा होती है, वह रोता चिल्लाता है। तो ये समाजीकरण का क्या है, एक प्रथम चरण है, जिसमें बच्चा मौखिक रूप से क्या दूसरों पर निर्भर करता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है और वह अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है इसमें। ठीक है, तो और इस तरह की जो स्थिति उसको फ्राइड ने क्या कहा है, प्राथमिक परिचय का नाम दिया है। इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे भूख पर क्या नियंत्रण करना भी सीखता है। तो इस प्रकार जो पहली अवस्था होती है वो मौखिक अवस्था कहलाती है। सेकंड है सोच अवस्था। समाजीकरण का दूसरा स्तर जो है वो है सोच अवस्था। अमेरिकन समाज में यह अवस्था पहले वर्ष से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष में क्या समाप्त हो जाती है। हमारे समाज में ये 1.5-2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर क्या है 3 से 4 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में क्या माँ व बच्चे दोनों के लिए ये एक तरह से असुखकर होती है। बच्चे को दूध छुड़ाते समय जो है सोच प्रशिक्षण देते समय उसे कष्ट उठाते देखकर माँ को आनंद नहीं मिलता है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा बहुत बोलने चलने फिरने लगता है और उसके सामाजिक संबंधों का क्या होता है, विकास होता है। फिर थर्ड है एडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था। यह अवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का क्या सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में जो है बच्चा लड़के व लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को देख भले ही ले, परंतु उनके यौन संबंधी प्रकारों का उसे ज्ञान नहीं होता है। बालक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अनुरूप लिंग जो अपने लिंग के अनुरूप अपने आप को ढाले और इसी तरह से जो लड़कियां होती हैं या बालिकाएं जो होती हैं उनसे भी उनके लिंग के अनुसार ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या एक तरह से लिंग भेद सीखता है। बालक का माँ व पिता के प्रति प्रेम, अचेतन रूप से उन्हें एडिपस कॉम्प्लेक्स अर्थात पुत्र का माँ के प्रति प्यार और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अर्थात पुत्री को पिता के प्रति प्यार की ओर क्या है, ये है उन्मुख करता है। तो ये अवस्था क्या है, एक तरह से बच्चों में लिंग भेद की अवस्था होती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो प्राय यौवनारंभ के समय शुरू होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक क्या स्वतंत्रता चाहते हैं या अपने आप को एकदम फ्री रखना चाहते हैं, विशेष रूप से यौन संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उनमें। इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ क्या है शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और इस कुछ कह सकते हो कि ये अवस्था ऐसी होती है झंझावत वाली अवस्था होती है। इसमें बच्चों के भटकने की भी क्या है पूरी संभावना रहती है। एक भारी तनाव का काल कह सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भावी वयस्क है को प्राय स्वयं ही कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। किशोर अवस्था में बच्चा परिवार के अतिरिक्त जो है पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों, नवागंतुक जो होते हैं उनके संपर्क में आता है। इन सभी के विचारों व्यवहारों से उसे क्या समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में उसे उसमें नैतिकता की भावना पनपती है। इस प्रकार इस अवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों, व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। इसके अलावा भी किशोर अवस्था के बाद में जो अवस्था आती है युवा अवस्था, इसमें व्यक्ति नए पद प्राप्त करता है, उनसे संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाना होता है। उसे एक पति, पिता, दामाद, अधिकारी आदि की परिस्थितियाँ या कह सकते हैं समाज में स्टेटस प्राप्त होते हैं और उनके अनुरूप उनको भूमिकाएं उसको निभानी होती है। कभी कभी एक तरह से उसको क्या भूमिका संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है, जब दो कंडीशंस एक साथ उनको आ जाती हैं उसके सामने, तो उसके लिए क्या है रोल कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या दायित्व, व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं, उस पर अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि का भार बढ़ जाता है। उसे माँ बाप के रूप में एवं
ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी सेवक के रूप में क्या अनेक नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या प्रौढ़ावस्था में उसकी क्या है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसे काफ़ी कुछ जो है उसके सामने जो है क्रिटिकल सिचुएशंस भी आती हैं जिनको टैकल करना पड़ता है। फिर है वृद्धावस्था। इसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आ जाते हैं उसमें, जैसे वो दादा, नाना, ससुर आदि के रूप में नए पद ग्रहण कर लेता है और उसके अनुरूप भूमिकाएं निभाता है। यदि वह नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब वह अब आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रहता है, अतः उसे पराश्रित होना पड़ता है, अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या है, व्यक्ति कई बार कुंठाग्रस्त भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का सामाजिकरण है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है और वह कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिकरण जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ताउम्र चलती रहती है। तो आज का अपना टॉपिक जो था वो था सामाजिकरण की विशेषताएं और सामाजिकरण के सोपान। नेक्स्ट पार्ट में हम उसके कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।